सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सबको का वेलकम करता हूं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट चैप्टर नंबर 9। आपके अभी तक 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, काम कर रहे हैं तो काफ़ी सारे डिवाइस है, काफ़ी सारे धातु हैं। तो उन धातु पर जब हम काम करते हैं तो कई बार वो क्या उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो उनके स्ट्रक्चर को पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए जो उपचार किए जाते हैं उसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। ये कैसे काम करता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो वास्तव में ऊष्मा उपचार एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें धातुओं को ठोस अवस्था में ही गर्म ठंडा करके, यानी कि धातु है तो भाई धातु सॉलिड स्टेट में होता है, तो उस सॉलिड स्टेट में ही उसे गर्म ठंडा करके उसके अंदर के वांछित गुणों का विकास किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? हीट ट्रीटमेंट में। अब बात करें, शुद्ध आयरन या रॉट आयरन एक मुलायम तथा डक्टाइल धातु होती है। आपको पता है शुद्ध आयरन है या रॉट आयरन एक मुलायम धातु है, डक्टाइल धातु है, जिस पर ठंडा गर्म करने जैसी प्रक्रियाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जैसे ही हम इसमें कार्बन की 0 यानी कि 0.5% कार्बन का अगर मिला दें, ठीक है, 5% से अधिक मात्रा मिलाई जाती है तो एक विशेष टेम्परेचर तक, एक विशेष टेम्परेचर है मान लो 100 डिग्री 150 डिग्री, उसके बाद गर्म करने के पश्चात तेजी से ठंडा करें अगर हम इसे सीधे पानी में डाल दें तो इसमें कठोरता आ जाती है। यही कठोरता क्यों आती है, इसको समझने के लिए आपको आयरन की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। चलिए तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले एडवांटेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट, यानी कि हीट ट्रीटमेंट के क्या क्या लाभ हैं। चलिए देखते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, धातुओं का जो ग्रेन साइज है, धातुओं के ग्रेन साइज में सुधार हो जाता है। धातुओं पर ठंडी अवस्था में कार्य करने वाले फोर्जिंग करने, वेल्डिंग करने तथा कास्टिंग करने के कारण जो उनमें इंटरनल तनाव आता है उसे दूर किया जा सकता है। कैसे? हीट ट्रीटमेंट करके। चौथी चीज़ है वायर ड्रॉइंग या शीट रोलिंग में प्रोसेस के बीच में हार्ड होने पर धातुओं को मुलायम किया जा सकता है। मान लीजिए आप वायर ड्रॉइंग या शीट मेटल रोलिंग प्रोसेस में बीच में ही वो हार्ड हो जाता है धातु, तो उसे सॉफ्ट या मुलायम करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इसके अलावा धातुओं में ऊष्मा प्रतिरोधी, घिसाव प्रतिरोधी तथा कोरोजन रेजिस्टेंस गुणों का विकास करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट। मान लीजिए भाई वो हीट से जल्दी खराब हो रहा है तो हीट ट्रीटमेंट करो। घिसाव जल्दी हो रहा है, वियर रेजिस्टेंस या कोरोजन रेजिस्टेंस है, इसलिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करते हैं। छठा है धातुओं में यांत्रिक गुणों का विकास करना, जैसे कि डक्टिलिटी या टफनेस बढ़ाने के लिए, डक्टाइल यानी कि तार खींचना, उसके तन्यता बढ़ाना, तथा टफनेस यानी कि उसको टफ करना, इन सभी गुणों को बढ़ाने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। 7 देखेंगे, इस्पात में मार्टेनसाइट Fe2C के गोल व छोटे ग्रेन्यूल्स बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। और इसके द्वारा मशीनों की, धातुओं की जो धातु हैं उनकी मशीनेबिलिटी, अगर धातु अच्छा होगा तो भाई सीधी सी बात है मशीनेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हमारी मशीनें धातुओं की बनी होती है। अब बात करते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में। चलिए, तो सभी प्रकार की ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं में, हीट ट्रीटमेंट को हिंदी में ऊष्मा उपचार कहते हैं, ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं में तथा विशेष रूप से स्पेशली इस्पात में ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन तथा डिकम्पोजिशन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ऑस्टेनाइट क्या होता है, ठीक है। देखिए ये रहा, यहाँ पे नीचे की तरफ था, ये कहाँ था ऑस्टेनाइट, अभी हमने पढ़ा था ना, ये रहा अच्छा मार्टेनसाइट था, वो ऑस्टेनाइट नहीं था। तो ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन तथा डीकम्पोजिशन किया जाता है। अब इसमें ठंडा होने की दर एक विशेष स्थान रखती है, यानी कि देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, जब हम इसे गर्म करने के बाद तेजी से ठंडा करते हैं तब ये कठोर होता है, तो ठंडा होने की दर एक विशेष स्थान रखती है। इसी से ऑस्टेनाइट, पियरलाइट तथा मार्टेनसाइट में परिवर्तित होती है। ऊष्मा उपचार कुछ ही अलॉय धातुओं का हो सकता है, हर किसी का अपन हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जिनमें विभिन्न अवस्थाओं में एक एलिमेंट दूसरे से ठोस अवस्था में सॉल्युबल होता है। जैसे इस्पात में कार्बन आयरन में हो जाता है तथा एल्यूमिनियम में ब्रॉन्ज घुल जाता है, ठीक है। इस्पात में क्या होता है? कार्बन आयरन में डिजोल्व हो जाता है और एल्यूमिनियम में ब्रॉन्ज घुल जाता है। चलिए, जब स्टील को एक विशेष तापमान से अधिक तापमान पर गर्म, स्टील की बात कर रहा हूँ मैं, जब स्टील को एक विशेष तापमान से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तथा एक विशेष दर से ठंडा किया जाता है, तो ठंडा करने की दर के अनुसार उसकी इंटरनल संरचना में परिवर्तन आता है। अब यदि ठंडा करने की दर कम हो तो पियरलाइट स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। कैसा? पियरलाइट स्ट्रक्चर, जो कि मुलायम होता है। और यदि ठंडा करने की दर तेज हो तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि कठोर होता है। यानी कि आप देखिए, अगर आप किसी चीज़ को हीट ट्रीटमेंट देने के बाद धीरे धीरे ठंडा करोगे
तो पियरलाइट यानी कि सॉफ्ट बनेगा, और अगर तेज़ी से ठंडा करोगे तो मार्टेनसाइट यानी कि हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये था आपका हीट ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपको कैसे क्या होगा, ठीक है। और देखते हैं अब अनीलिंग क्या होता है। तो सभी धातुओं में कोल्ड वर्किंग के कारण, ठीक है, ठंडी वर्किंग के कारण या कास्टिंग के समय पर तेजी से ठंडा होने के कारण, अपन तेजी से ठंडा करते हैं, उसके कारण उसकी आंतरिक संरचना में आए विरूपण के कारण कठोरता आ जाती है, जिसके कारण उन पर आगे प्रक्रिया करना संभव नहीं हो पाता है। यानी कि हम क्या करें, देखिए किसी भी धातु में कोल्ड वर्किंग यानी कि ठंडा करने के समय, कास्टिंग के समय पर तेजी से ठंडा होने के कारण उसकी इंटरनल संरचना में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि वो विरूपण हो जाएगा। विरूपण के कारण कठोरता आ जाती है। जब अपन तेजी से ठंडा करते हैं तो कठोरता आ गई। अब कठोरता आ गई तो उस कठोरता के कारण क्या हम उस पर आगे काम कर सकते हैं, तो आगे हम उस पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में कठोर धातुओं को ऐसे तापक्रम तक गर्म किया जाता है जिससे उसके अंदर आए संरचनात्मक विरूपण या आंतरिक प्रतिबल को समाप्त करें। अब भाई वो ठंडा हो गया, कठोर हो गया, अब अगर आपको उसको दोबारा चेंज करना है तो आपको दोबारा से उसे गर्म करना पड़ेगा, दोबारा से उसे गर्म करना पड़ेगा, तभी होगा। और यही प्रक्रिया आपकी अनीलिंग कहलाती है। चलिए, प्रोसेस अनीलिंग। अनीलिंग भी दो तरीके की, प्रोसेस और फुल। प्रोसेस अनीलिंग देखेंगे, यह सब एक क्रिटिकल अनीलिंग प्रोसेस है। इसमें धातु को लोअर क्रिटिकल पॉइंट से भी नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है। सबसे पहले ये एक सब क्रिटिकल अनीलिंग प्रोसेस है जिसमें धातुओं को, जो आपके धातु हैं, उन्हें लोअर क्रिटिकल पॉइंट से भी नीचे तापमान पर गर्म किया जाता है। इसमें धातु का आंशिक पुनः क्रिस्टलन यानी कि पार्शियल रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, और इस प्रक्रिया को कोल्ड वर्किंग के द्वारा आई कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं और उस समय जो कठोरता आती है उसे दूर करने के लिए हम लोग प्रोसेस अनीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा भाई, कठोर धातु थोड़ी देर के लिए नरम हो जाएगी, जिससे उस पर पुनः कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की जा सके। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस अनीलिंग। अब आती है फुल अनीलिंग। तो इस्पात जो है उसको पूर्ण रूप से अनीलिंग करने के लिए उसे पहले क्रिस्टल रेंज तक गर्म किया जाता है। और अभी ऊपर देखिए, ऊपर वाले में आप क्या करते हैं, पार्शियल रिक्रिस्टल होता है धातु का, पुनः पार्शियल रिक्रिस्टल होता है, और इसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट से भी नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है, आप देख लीजिए। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे क्रिटिकल रेंज तक गर्म करते हैं, जहाँ यह ऑस्टेनाइट अवस्था में आ जाता है। ऑस्टेनाइट बताया था अपन ने आपको। तत्पश्चात भट्टी में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यही यदि भट्टी को प्रयोग में लेना होता है तो चूने का पाउडर या रेत या राख में दबा देते हैं, जिससे ठंडा होने की दर अब धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, पानी की जगह भट्टी में रख दिया तो अब मिट्टी में रख दिया तो धीरे धीरे ठंडा होगा, और ऐसा करने से इस्पात अपना मूल स्ट्रक्चर प्राप्त करता है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस अनीलिंग और फुल अनीलिंग पूछा जा सकता है। इसमें देखिए, अब धातु है तो माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, इसमें कितनी कार्बन प्रतिशतता होती है किसकी, और किसका कितना अनीलिंग टेम्परेचर है, ये पता होना चाहिए। तो अनीलिंग है, जो धातु हार्ड हो गया उसको दोबारा सॉफ्ट करना, वो हो गई अनीलिंग। हार्डनिंग, हार्डनिंग विधि का प्रयोग धातुओं की कठोरता को बढ़ाने के लिए हार्डनिंग की जाती है। कठोरता किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो खुरचे जाने, घिसने, घुसने या मशीनिंग का विरोध करता है। यानी कि वो कठोर हो गया, अब वो घिसेगा नहीं, खुरचा नहीं जा सकता उसको, तो स्क्रैचिंग, वियरिंग, आइडेंटिफाई और मशीनिंग आदि का विरोध करता है। साधारणतः टूल तथा ऐसी मशीनी पार्ट जिन पर अधिक भार रहता है कठोर किए जा सकते हैं। यहाँ पे यानी कि जिन पे भार अधिक रहता है, लोड अधिक रहता है, उन धातुओं को अपन लोग गर्म कर सकते हैं, उनको अपन लोग हार्ड बना सकते हैं, जैसे कि डाइयाँ, बियरिंग, कटिंग टूल्स इत्यादि। तो हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा हम ऐसे इस्पात को कठोर बना सकते हैं जिसमें अन्य अलॉइंग एलिमेंट के अतिरिक्त कम से कम 0.3% कार्बन हो। चलिए, तो ये एक दे रखिए भाई, किसकी कितनी कार्बन प्रतिशतता है और कितना कितना टेम्परेचर है, क्रिटिकल कितनी कार्बन प्रतिशतता मिलाने पर कितना क्रांतिक तापमान आपका बढ़ेगा। अब बात आती है टेम्परिंग की। तो हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान जब इस्पात में मार्टेनसाइट बनाने के लिए उसे तेजी से ठंडा करेंगे। बराबर पता भाई, हार्डनिंग प्रोसेस करना है, अगर उसको हार्ड बनाना है तो तेजी से उसे ठंडा करना पड़ेगा। उस समय उसमें असमान रूप से ठंडा होने के कारण, अब अगर वो तेजी से ठंडा होकर असमान रूप से ठंडा होता है तो उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण इसमें भंगुरता आ जाती है, यानी कि टूटने के जल्दी चांसेस रहते हैं। इसके अतिरिक्त मार्टेनसाइट बहुत ही कठोर तथा भंगुर पदार्थ होता है, इसके कारण भी इस बात में भंगुरता आ जाती है। तो इस प्रकार कठोर की गई स्टील इतनी अधिक भंगुर हो जाती है कि इसकी उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है, और यह आघात, कंपन, कुछ भी चीज़ सहन नहीं कर पाती है, तुरंत टूट जाती है। तो अब ये जो चीज़ है टूट गई, अतः इस बात को कठोर प्रदान करने के लिए उसमें अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा उसको उपयोगी बनाने के लिए उसकी टेम्परिंग करना। तो जैसे कोई पदार्थ अगर ज़्यादा हार्ड हो गया उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसकी अनेलिंग की जाती है, तो ऐसा ही अगर कोई पदार्थ ज़्यादा सॉफ्ट हो गया और उसको आपको अगर हार्ड करना है तो इसके लिए टेम्परिंग की जाती है। ये टेम्परिंग और अनीलिंग का अंतर आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो अलग अलग विभिन्न टेम्पर, कलर, तापमान और उसके घटकों के प्रकार, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? तो जैसा कि नाम से अनुमानित है, यह प्रक्रिया विभिन्न कारणों से जॉब में आई आंतरिक संरचना की विकृति को दूर करके, भाई जो भी आप जॉब बना रहे हो तो उसमें अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी तरह की विकृति आ जाती है, उसको दूर करने के लिए, जॉब के मौलिक गुणों की पुनर्स्थापना करने के लिए और उपयोग में लाई जाती है। जब जॉब पर लगातार कोल्ड वर्किंग करने से, वेल्डिंग करने से या फिर उष्मा उपचार प्रक्रिया करने से धातु की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना गाइस, कोई भी चीज़ अपन बार बार करेंगे तो उसमें विकृति आ जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु भंगुर हो जाता है और जल्दी टूट जाता है। तो कास्ट किए गए जॉब भी असमान रूप से ठंडा होने के कारण समान संरचना नहीं रखते, कहीं पर उनके कण बारीक हो जाते हैं और कहीं पर मोटे। तो इन सभी दोषों का निराकरण करने के लिए नॉर्मलाइजिंग यानी कि पूरी चीज़ को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। चलिए अब बात करते हैं केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या है? हम ऐसे बहुत से इंजीनियरिंग कंपोनेंट जानते हैं जिनमें हमें ऊपरी सतह अधिक कठोर चाहिए। ठीक है भाई, ऊपर की सतह तो हार्ड और नीचे की भले ही टफ ना हो, परंतु अंदर से टफ हो जिससे कि धक्का सहन कर सके, जैसे गियर, केम इत्यादि। इसमें ऊपरी सतह को एक निश्चित गहराई तक कठोर बना दिया जाता है, इसे केस कहते हैं। भाई ऊपरी सतह यानी कि बाहर की बॉडी को आपने हार्ड बना दिया, अंदर भले कितना भी नरम हो, इसे केस कहते हैं। जबकि अंदर का भाग मुलायम तथा टफ बना रहता है, इसे कोर कहते हैं। तो बाहर का हिस्सा केस तथा अंदर का हिस्सा कोर कहलाता है। तो यह कोर जो बाहर की है, ठीक है, ये जो बाहर का केस है, कोर है, ठीक है, यह कोर कठोर केस को शक्ति प्रदान करता है तथा उसे टूटने से बचाता है। केस हार्डनिंग द्वारा हमें निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। अब देखिए केस हार्डनिंग के लाभ क्या हैं? कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग क्या है? लो कार्बन स्टील, जिसमें लो कार्बन है तो या माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशतता को एक निश्चित गहराई तक बढ़ाकर उसे हार्ड केस प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही कार्बोनाइजिंग कहते हैं। तो भाई अगर किसी भी पदार्थ में कार्बन की मात्रा कम है तो उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा को बढ़ा करके हार्ड केस प्राप्त करने की प्रक्रिया को कार्बोनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, अब 0.1% कार्बन वाली लो कार्बन स्टील को 1 से 2 मीटर गहराई तक कार्बोनाइजिंग द्वारा 1.2% कार्बन वाली स्टील में बदला जा सकता है, जिससे हार्ड करने के लिए कुंचिंग की जाती है। ऐसे ही है साइनाइडिंग। साइनाइडिंग है, इस प्रक्रिया में स्टील को निश्चित तापमान तक गर्म साइनाइड की क्रूसिबल में डुबोकर कुछ समय उसी ताप पर स्थिर रखा जाता है, जिससे इसकी ऊपरी सतह में नाइट्रोजन प्रवेश कर जाती है। अब इस ताप पर रखने के समय के अनुसार उसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। इसके पश्चात पार्ट्स को क्विंचिंग कराकर हार्ड कर लिया जाता है। तो ये था आपका साइनाइडिंग। चलिए धीरे धीरे सारी टर्म देख लेते हैं। फ्रेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग के द्वारा हम केवल उन्हीं इस्पात की वस्तुओं को केस हार्ड कर सकते हैं जिनमें 0.3 से 0.6% कार्बन होता है। जिनमें 0.3 से 0.6% कार्बन है उसमें फ्लेम हार्डनिंग की जाएगी। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च के द्वारा तेजी के साथ स्टील की ऊपरी सतह को ऊपरी क्रिस्टल पॉइंट से लगभग 50 डिग्री ऊपर गर्म करके, यानी कि ऑस्टेनाइजिंग रेंज तक गर्म करके, साथ ही साथ पानी या ऑयल को स्प्रे करके क्विंचिंग करा देते हैं। इस प्रकार जो ये सब करने के बाद स्टील पार्ट की ऊपरी सतह तो क्या बन जाएगी? कठोर हो जाएगी। भाई ऊपरी जो स्ट्रक्चर है वो तो हो गया कठोर, जबकि कोर मुलायम तथा टफ ही बनी रहेगी। यानी अब जो हमारी बची हुई कोर है वो तो मुलायम और टफ ही बनी रहेगी अंदर की। और इस प्रक्रिया को इसी कारण शैलो हार्डनिंग। तो अभी अभी जो हमने देखा दो चीज़ें, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग देखा अभी आपने, देखी ये रहा केस हार्डनिंग। उसी प्रकार से आपका केस हार्डनिंग जैसा है वैसा ही है आपका शैलो हार्डनिंग, सेम है। ठीक है, ज़्यादा चीज़ है नहीं। चलिए, तो कठोर की गई सतह की गहराई को फ्लेम के तापमान गर्म करने के समय तथा पानी के स्प्रे को कंट्रोल करके कम या अधिक किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें काम की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग, तीसरी नंबर की हार्डनिंग इंडक्शन। इसमें फ्लेम द्वारा, जो फ्लेम होती है आग की, उसके द्वारा धातु सतह को गर्म करके हार्ड करने में उसकी सतह के जलने का खतरा बना रहता है। तो इस खतरे को विद्युत इंडक्शन द्वारा गर्म करके दूर करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से इंडक्शन देंगे अपन लोग। क्या करेंगे? हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन प्रोसेस में मेटल के अंदर, जो मेटल आपका मेटल के अंदर उत्पन्न हुए करंट के द्वारा हीट उत्पन्न होती है। क्योंकि करंट का भाव ऊपरी सतह में ही अधिक होता है, आपको पता है भाई करंट है वो ऊपर की सतह में अधिक बहती है, इसीलिए इंडक्शन करंट के द्वारा उत्पन्न हुई ऊष्मा ऊपरी सतह का ही तापमान अधिक बढ़ाती है। भाई इंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा? मेटल के अंदर उत्पन्न हुए करंट के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होगी और करंट का भाव ऊपर रहेगा तो ऊपर ही तापमान अधिक रहेगा। तो इंडक्शन करंट की फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर ऊष्मा ऊपरी सतह पर और भी अधिक उत्पन्न होती है,
जैसे कि 50 हर्ट्ज की अपनी फ्रीक्वेंसी, तो 50 चक्र प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी पर करंट 0.5 mm की गहराई तक ही बहती है। कोई भी धातु है तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ 0.5 mm तक की गहराई तक ही करंट बहेगी। तो इंडक्शन कॉइल में कई लूप कॉपर ट्यूब के रहते हैं, बहुत सारे लूप होते हैं जो कॉपर ट्यूब के होते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए उसके अंदर से पानी बहाया जाता है। अब जब इस कॉइल में से हाई इंडक्शन करंट को बहाया जाएगा, जो ये ट्यूब थी, तो एक चुंबकीय छिद्र बन जाता है जो परिमाण तथा दिशा में बदलता रहता है। जब ये चुंबकीय रेखाएं कॉइल के अंदर के पार्ट में से गुजरती है तो उसकी सतह में उसी फ्रीक्वेंसी की करंट उत्पन्न होती है, और जो कि धातु के रेजिस्टेंस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होने से ऊपरी पार्ट की सतह को गर्म करता जाता है। ये रहा देखिए आपका कॉपर ट्यूब जिसमें से करंट फ्लो होगी। तो पार्ट की सतह ऊपरी क्रिस्टल पॉइंट तक कुछ ही सेकंड में गर्म हो जाती है। चलिए, पानी की सतह क्या होगा, ऊपरी क्रिस्टल पॉइंट तक कुछ ही सेकंड में गर्म हो जाती है और तुरंत इस पर पानी के जेट द्वारा पानी डालकर इसे क्विंच यानी कि ठंडा कर लिया जाता है। उचित फ्रीक्वेंसी का चुनाव करके हार्डनिंग की गहराई को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर जितनी ज़्यादा अपन लोग अच्छी फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वैसे ही आप उसकी गहराई को, हार्डनिंग की गहराई को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, अब लास्ट टॉपिक है आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का हीट ट्रीटमेंट आप किस प्रकार करेंगे। तो कास्टिंग के पश्चात प्राप्त कास्ट आयरन के पार्ट्स की ऊपर की सतह अत्यंत कठोर होती है, जिसके कारण उसको मशीन करने में कठिनाई होती है। ऐसी कास्टिंग वस्तुओं को ऊष्मा उपचार के द्वारा मुलायम बनाया जा सकता है। तो इसमें अपन लोग क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले स्ट्रेस रिलीविंग, स्ट्रेस यानी कि टेंशन बिल्कुल छोड़ देनी है। तो कास्ट आयरन की कास्टिंग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दर से ठंडी होने के कारण उसमें कुछ रेजिडुअल स्ट्रेस रह जाते हैं। अब इसके कारण कास्टिंग टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो इसी प्रकार इसका सामर्थ्य घट सकता है या फिर उसमें दरारें भी पड़ सकती है। तो कास्टिंग को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। सबसे पहले भाई अगर ये ठंडी होने की तरह अलग अलग होगी तो उसमें रेजिडुअल स्ट्रेस आएंगे। अब हमें क्या करना है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करो। इस तापमान पर 1 घंटा प्रति इंच मोटाई के अनुसार समय की गणना करके उस समय के लिए होल्ड करो तथा इसके पश्चात क्या करना है, इसी तापमान पर 1 घंटा प्रति इंच मोटाई के अनुसार समय की गणना करके उस समय के लिए होल्ड करो तथा इसके पश्चात कास्टिंग को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा की दर से ठंडा करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने में से कास्टिंग की स्ट्रेस समाप्त हो जाती है। तो क्या करना है, स्ट्रेस रिलीविंग में भाई मान लीजिए ठंडा हो गया तो इसके पश्चात कास्टिंग को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 600 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है और 30 डिग्री से 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा की दर से ठंडा करना है। तो भाई मान लीजिए पहले 600 था, 600 से मान लीजिए 60 डिग्री में प्रति घंटा कर रहा हूँ तो 540 आएगा। 540 के बाद अपन करेंगे 480। तो इस प्रकार से आपको घटाते हुए क्रम में लाना है और उसे ठंडा करना है, स्ट्रेस रिलीविंग। चलिए अनिलिंग, तो अनिलिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अनिलिंग किस प्रकार से की जाती है, फिर भी पढ़ लेते हैं भाई। कास्ट आयरन में ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग को मुलायम तथा मशीनेबल करने के लिए उसे अनिल किया जाता है। अनिल करने के लिए कास्ट आयरन किए गए पार्ट को पहले 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाएगा तथा इसी तापमान पर पार्ट की मोटाई के अनुसार 1.5 घंटे 1 से 5 घंटे तक होल्ड किया जाता है। तत्पश्चात धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो इस प्रकार आयरन कार्बाइड फेरेट तथा ग्रेफाइट में विघटित हो जाता है और इस क्रिया को ग्रेफाइटेशन कहते हैं। तो ग्रेफाइटेशन होने से मुलायम फेराइट तथा ग्रेफाइट बनते हैं और इसकी कठोरता को दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए अनिलिंग होने के बाद नॉर्मलाइजेशन पार्ट को अनिल करने से उसकी सामर्थ्य तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। चलिए अच्छी बात है। अब इन गुणों को पार्ट्स में वापस लाने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन। हमने बताया ना भाई छोटे छोटे रह जाते हैं, कई जगह छोटा कई जगह मोटे कण रह जाते हैं, तो इन्हें बराबर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसमें क्या करेंगे, लगभग इसको 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और तत्पश्चात हवा में रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है। इससे मशीन की मशीनेबिलिटी तथा टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बात करते हैं हार्डनिंग तथा टेम्परिंग की। तो कास्ट आयरन पार्ट को घिसाव अवरोधी बनाने के लिए उसको हार्ड तथा टेम्पर किया जाता है और हार्डनिंग के लिए पार्ट्स को लगभग 860 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और कुछ समय होल्ड करने के पश्चात उसे तेल में, ध्यान रखेंगे, हार्डनिंग तथा टेम्परिंग करने के लिए तेल में ठंडा किया जाता है कास्ट आयरन को। कास्ट आयरन को हार्ड करने पर मार्टेनसाइट बनता है जो कि भंगुर होता है और इसीलिए उसका टेम्परिंग करना आवश्यक है। टेम्परिंग करने से मशीनेबिलिटी, सामर्थ्य तथा टफनेस बढ़ता है और टेम्पर करने के लिए पार्ट्स को लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ घंटों के लिए गर्म भी किया जाता है। इसके बाद हम करेंगे हाई स्पीड स्टील का हीट ट्रीटमेंट। इसका हाई स्पीड स्टील का हीट ट्रीटमेंट करना है। तो ऊष्मा उपचार होने के पश्चात हाई स्टील स्पीड अत्यंत कठोर, ठीक है, कैसे हो जाती है, अत्यंत कठोर हो जाती है
तथा घिसाव प्रतिरोधी हो जाती है। ये अधिक उच्च कार्यकारी तापमान पर भी अपनी हार्डनेस बनाए रखती है तथा हाई स्पीड स्टील के औजारों को 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर फोर्ज किया जाता है। फोर्जिंग के पश्चात अनिलिंग की जाती है, जिससे धातु का ग्रेन स्ट्रक्चर समान हो जाता है। इसके पश्चात हार्डनिंग तथा टेम्परिंग अपने को पता है, तो देखते हैं। सबसे पहले अनिलिंग, तो हाई स्पीड स्टील में फोर्जिंग के कारण आई कठोरता, उसको दूर करने के लिए वही 900 डिग्री टेम्परेचर तक 4 घंटे तक गर्म करने के पश्चात 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक 20 डिग्री प्रति घंटे की दर से बहुत धीमी गति से, धीमे धीमे, भाई आपको 900 डिग्री सेंटीग्रेड को 600 तक लाना है और धीरे धीरे ठंडा करना है। ठंडा करने के पश्चात शांत हवा में ठंडा होने के देने के लिए छोड़ दिया जाता है और वो धीरे धीरे अपना ठंडा हो जाता है। तो ये होता है अनिलिंग। किसकी? हाई स्पीड स्टील की। हार्डनिंग, तो हाई स्पीड स्टील को अधिकतम उपयोगी बनाने के लिए उसे 1150 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। इससे अधिक अलोइंग एलिमेंट तथा कार्बन ऑक्सीडाइड में घुल जाते हैं। इस तापमान का पर ऑक्सीकरण बहुत तेजी से होता है, इसलिए पहले स्टील को 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। इसके पश्चात तेजी से हार्डनिंग तक गर्म करते हैं और टूल को इस तापमान पर कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है, जिससे संपूर्ण धातु का तापमान समान हो जाए। और अब टूल को अंदर 425 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है और इस तापमान पर होल्ड किया जाता है, जिससे समग्र धातु का तापमान 425 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और क्या होता है, अब इसको शांत हवा में रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे टूल के अंदर थर्मल स्ट्रेस पैदा नहीं होते हैं। ये है आपका हार्डनिंग। चलिए अब बात करते हैं टेम्परिंग। तो हार्ड की गई हाई स्पीड स्टील में मार्टेनसाइट तथा कार्बाइड ऑस्टेनाइट में मिल रहे जाते हैं। इससे टूल स्टील की कटिंग प्रॉपर्टीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऑस्टेनाइट को बनने से रोकने के लिए गर्म किए गए पश्चात स्टील को सीधे -70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। समझ गए? बस अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परिंग करने पर तो हाई स्टील स्पीड की हार्डनेस कम होती है। समझे? 100 से 400 तक हाई स्पीड स्टील की हार्डनेस कम होती है, परंतु जैसे ही आप 400 डिग्री से ज़्यादा उसकी टेम्परिंग करोगे तो उसकी हार्डनिंग बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी है और इसी को सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सीधे सीधे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं और पता करना है भाई अपन ने कितने अच्छे से पढ़ा है। चलिए अब लगाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार एक प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को डैश अवस्था में ही गर्म ठंडा करके उनके अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है। कौन सी? ठोस अवस्था। बिल्कुल सही। माइल्ड स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो मैंने आपको बोला था टेबल याद कर लो, कितनी होती है? 0.1% से भी कम। क्वेश्चन नंबर 3, अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने तथा इस्पात को उपयोगी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन, हार्डनिंग, टेम्परिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो भाई अतिरिक्त भंगुरता को कम करने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं गाइस? टेम्परिंग की जाती है। चौथा देखिए, फ्लेम हार्डनिंग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लेम हार्डनिंग का अन्य नाम क्या है? शैलो हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हाई स्पीड स्टील का ऊष्मा उपचार निम्न प्रक्रिया से किया जाता है। तो ये तीनों ही प्रक्रिया से किया जाता है, इसलिए डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, धातुओं का ऊष्मा उपचार निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो धातुओं का ऊष्मा उपचार कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बी हो गया छठे का। 7वां देखेंगे, ऊष्मा उपचार करने में एक स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है, इसका संभवतः क्या कारण हो सकता है? तो कोई भी स्टील का पार्ट अगर क्रैक होता है तो इसमें बहुत तेजी से अगर ब्राइन में ठंडा किया गया हो तो उसमें एक स्टील का पार्ट टूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्टील के पार्ट को 730 डिग्री सेंटीग्रेड के थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, कुछ देर इसी ताप पर रख के धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है कि स्टील के पार्ट को 730 डिग्री तक थोड़ा ऊपर गर्म करके उसे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अनीलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक ऊष्मा उपचार प्रोसेस में स्टील को फर्नेस में एक निश्चित ताप तक गर्म करके उसमें ही ठंडा होने के लिए, भाई किसी जहाँ पे गर्म कर रहे हैं वहीं पे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को आप लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर होगा अनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 10, अनीलिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई ध्यान रखेंगे, अनीलिंग प्रोसेस के जो ज़्यादा हार्ड धातु हो जाती है उसको कम करने के लिए, यानी कि भाई वो बाद में मशीन में काम कर सके, इसलिए करेक्ट आंसर होगा मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मा उपचार प्रक्रम की किस विधि द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण किया जाता है? तो स्केल फ्री सतह का निर्माण इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा करेंगे, यानी कि समान तापमान, सभी सरफेस पे समान तापमान। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कार्बोराइजिंग मटेरियल नहीं है? मैं बात कर रहा हूँ कि कार्बोराइजिंग मटेरियल कौन सा नहीं है, वो है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 13,
हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग जो अपन ने लास्ट पढ़ा था, तो हार्डनिंग कितने टेम्परेचर पे होती है? 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 14, हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड के टूल को 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के पश्चात निम्न व्यंजक माध्यम से, तो उसे ठंडा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तेल। अभी बताया ना, सीधे तेल में डुबो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस प्रोसेस में टफ कोर तथा डक्टाइल स्किन बनती है? तो वो कौन सी प्रोसेस जिसमें टफ कोर तथा डक्टाइल स्टील बनती है? वो है आपका केस हार्डनिंग। हमने पढ़ा था केस हार्डनिंग और बाहर का एरिया कोर हार्डनिंग होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को गर्म करके निम्न में से किसके द्वारा, हम बात करें नॉर्मलाइजिंग में, तो नॉर्मलाइज करने के पश्चात हम उसे ठंडा करेंगे कमरे के तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 17, स्टील को अधिक हैमरिंग करने से उसका इंटरनल स्ट्रक्चर प्रभावित हो जाता है और उसे पुनः सुधारने के लिए कौन सी विधि को हम लोग प्रयोग लेंगे? तो वो ले लेंगे नॉर्मलाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 18, स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है? उसका मुख्य उद्देश्य है अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 19, केस हार्डनिंग में मात्र ऊपरी स्कैन को हार्ड किया जाता है तथा इसको कुछ विशेष स्टील के लिए ही प्रयोग किया जाता है, तो निम्न में से केस हार्डनिंग वाले स्टील बताइए। कौन सी केस हार्डनिंग वाली स्टील है? वो है लो कार्बन की स्टील। क्वेश्चन नंबर 20, स्टील को हार्ड करने के पश्चात एक और ऊष्मा उपचार प्रोसेस किया जाता है। भाई हार्ड तो कर दिया, इसके बाद आप एक और प्रोसेस करोगे जिसे कहते हैं हम लोग टेम्परिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे अब। स्टील की टफनेस बढ़ाने व भंगुरता कम करने के लिए निम्न उपचार प्रोसेस, तो भाई चाहे वो टफनेस बढ़ानी हो, भंगुरता किसी भी चीज़ की कम करनी हो, प्रोसेस तो वही रहेगा टेम्परिंग। केस हार्डनिंग के द्वारा स्टील की मात्र स्किन को हार्ड किया जाता है, ठीक है, और इसके लिए एक विधि में गर्म स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है, तो वो कौन सी विधि है? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ईजी है गाइस, नाइट्राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा नाइट्राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 23, स्टील की नाइट्राइजिंग किस तापमान पर की जाती है? तो 400 से लेके 450 डिग्री 500 से लेके 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, स्टील के ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्रता से ठंडा करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? तो भाई ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है, यानी कि हार्ड पहले से, अब उसे सॉफ्ट है, उसे शीघ्रता से आप लोग ठंडा कर रहे हैं, तो गाइस सीधी बात है भाई मार्टेनसाइट यानी कि ज़्यादा कठोर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस पर स्टील की कार्बन प्रतिशतता का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वो है लोअर क्रिटिकल पॉइंट। स्टार्टिंग में ही आया था लाइन, आपको ध्यान हो। क्वेश्चन नंबर 26, इस प्रक्रम में धातुओं को ठोस अवस्था में गर्म या ठंडा करके उनमें अंदर वांछित गुणों का विकास किया जाता है, ये कथन निम्न में से किस प्रक्रम की ओर संकेत करता है? तो भाई जो हमारा टॉपिक है उसी की ओर संकेत करता है, ऊष्मा उपचार प्रक्रम की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऊष्मा उपचार प्रक्रम निम्न में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? तो ये अगर अपन देखे जाए तो सभी है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध कार्बन रहित आयरन की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है? तो जो शुद्ध है और एकदम कार्बन रहित है उसके अगर हम बात करें तो वो करेक्ट आंसर होगा आपका ए रविदार। कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा पर इस्पात में 100% संपूर्ण पियरलाइट होता है? तो ये है 0.83%। क्वेश्चन नंबर 30, आयरन में जितना अधिक सीमेंटाइट होगा आयरन में उतना ही अधिक क्या आएगी गाइस? कठोरता का गुण आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्न में से इस्पात के किस भौतिक गुण में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो कौन सा भौतिक गुण है जहां पर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी? वो है सीमेंटाइट। क्वेश्चन नंबर 32, सभी प्रकार की ऊष्मापचार प्रक्रियाओं में तथा विशेष रूप से इस्पात में डैश का ट्रांसफॉर्मेशन तथा डिकम्पोजिशन होता है, तो वो क्या चीज़ है? वो है आपकी ऑस्टेनाइट। क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट आंसर होगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ऊष्मापचार कुछ ही अलॉय धातु का हो सकता है जिनमें विभिन्न अवस्थाओं में एक तत्व दूसरे में ठोस अवस्था में घुलनशील हो, ये कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है एल्युमिनियम में ब्रोंज का घुलना। क्वेश्चन नंबर 34, धातु की आंतरिक संरचना में आई विकृति को समाप्त करने के लिए कौन सा प्रक्रम अपनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर होगा अनिलिंग। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। देखिए लगभग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के 70 हैं, ये देखिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, वन लाइनर है, सत्य असत्य, सारी चीज़ें आपको यहाँ आंसर मिल जाएंगे जो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को अच्छे से याद करना है, क्योंकि अनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग थोड़े से क्या कन्फ्यूजिंग है कि कहाँ किसको कौन से टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, रूम टेम्परेचर, ऑयल में डुबा के कैसे ठंडा किया जाता है,
कहाँ हार्डनिंग होती है, कहाँ सॉफ्टनेस आती है, कहाँ भंगुरता आती है, तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। और जितना हो सके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो में।